नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। आपके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहा होगा जो अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको मजबूर करता है। आप अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि आप उनकी तरह बने। अपनी कड़ी तपस्या और मेहनत के दम पर जो मुकाम वो हासिल करते हैं, आपके मन में एक रोमांच पैदा होता है कि आप उस मुकाम को हासिल करें। मेरे जीवन में भी एक बेहद ख़ास इंसान है जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और आज आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिना देर किए, बिना कोई इंट्रोडक्शन के, मैं सुधीर भैया आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद फोकस न्यूज़ के सभी दर्शकों और विशेषकर दिलीप का शुक्रिया जिन्होंने मुझ जैसे अदने से इंसान को अपने कैमरे के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले आपको ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं JRF क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल बातचीत में मानता हूँ, इसे कोई इंटरव्यू नहीं मानता मैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि शुरुआती दौर से ही आपकी कहानी को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो आप कहाँ से हैं और आपकी 5वीं तक की पढ़ाई, जो एक बेसिक लेवल का एजुकेशन होता है, वो आपकी कहाँ से हुई? जी, मैं झारखंड के गोड्डा ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बांका के एक निजी विद्यालय से हुई। तत्पश्चात मैंने 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय गोड्डा और हसडिया से संपूर्ण की। तत्पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने BA और MA की पढ़ाई पूरी की और अब PhD में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत होने के लिए BHU आया हुआ हूँ। भैया, आपने पूरी स्टोरी को एक लाइन में ही बता दिया। एक एक करके हम जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में धीरे धीरे आपसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। 5वीं तक आपने जब पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद आपको नवोदय के बारे में कहाँ से पता चला? नवोदय के बारे में आपको जानकारी कहाँ से हाथ लगी? दरअसल मैं जिस विद्यालय का छात्र था वहाँ एक माहौल सा था कि जो भी विद्यालय हैं जहाँ प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं वहाँ की तैयारियां कराई जाती थी। तो मैं भी उस दौर में नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी थी और जिसमें मेरा सौभाग्यवश चयन हो गया था। और मेरी जो यात्रा है वो काफ़ी दुख भरी रही है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ उस समय मैं एक सामान्य सा बालक था, किंतु 2.5 वर्ष की उम्र में मैं पोलियो से लकवाग्रस्त हो गया। तत्पश्चात मेरे माता पिता और नाना जी के मार्गदर्शन से मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा आया कि मुझे नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला। उसे मैं अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आने से पूर्व मैं एक साधारण सा छात्र था और मुझे याद है कि वहाँ जब अर्धवार्षिक की पहली परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें मैं केवल 65% अंक ही प्राप्त किया था। लेकिन वहाँ के गुरुजनों का स्नेह और उनका जो मेहनत था उससे प्रेरित होकर मैं जब 12वीं से निकल रहा था तो मुझे गर्व है कि मैं उस समय नवोदय विद्यालय का जिला टॉपर बनकर निकला था। तो जीरो से हीरो बनाने का जो काम था वो नवोदय विद्यालय ने मेरे साथ किया। भैया, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप बहुत कम उम्र के थे, उस दौरान आपको दुर्भाग्यवश आप पोलियो के शिकार हो गए। तो इसके बाद जो एक समाज में या फिर कहिए कि अपने स्तर से जो समस्याएं होती है दिव्यांगजनों को, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हाईलाइट करें तो बेटर होगी। जी, एक दिव्यांग की ज़िंदगी काफ़ी दुख भरी होती है। अभी मैं महसूस करता हूँ कि मेरे साथ उतनी समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि मुझे सभी लोगों से सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन जब मैं छोटा था तो चलते चलते कई बार गिरने की स्थिति होती थी, तो कुछ दोस्त उपहास उड़ाते थे, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर दिया करता था। धीरे धीरे समझ बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको अपनी ताकत बनानी होगी, तभी लोग मेरी कदर करेंगे, मेरी प्रतिभा की कदर करेंगे। और इस तरह मैं लगातार मेहनत करता रहा और आज मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ
आराम से मिलते हैं, हमसे सीखते हैं या हमसे प्रेरणा लेते हैं। जी बिल्कुल भैया, आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे ही। नवोदय में वापस लौटते हैं क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि आपकी जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, आपका जो एक तरह से कहिए कि आपका जो जीवन पूरी तरह से बदल गया वो नवोदय में आने के बाद बदला। आप दुमका नवोदय से थे, तो उसी समय से मैं भी आपको जान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे। तो नवोदय के बारे में बताइए कि नवोदय का लाइफ कैसा था आपका, थोड़ा नवोदय लाइफ के बारे में बताइए। नवोदय का जीवन मैं अपने जीवन का सबसे शानदार जीवन मानता हूँ, क्योंकि वहाँ गुरुजनों के संपर्क में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास का जो अवसर नवोदय विद्यालय में प्राप्त होता है, शायद ही किसी आवासीय विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ आपको पढ़ाई ही नहीं पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, उसको भी पूरा करना नवोदय विद्यालय सिखाता है। नवोदय विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, तो आप जब नवोदय में थे तो आपका सबसे पसंदीदा क्षेत्र कौन सा था? आप पढ़ाई के अलावा किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते थे? पढ़ाई के अलावा मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गायन के क्षेत्र में भाग लिया करता था। जब मैं नवोदय विद्यालय गोड्डा का छात्र था तो वहाँ कोरस में मुझे गायन के लिए बैठाया जाता था, और जो हमारे संगीत शिक्षक श्री एस.के. झा हैं, उनका सहयोग इस समय खूब प्राप्त हुआ और मैं लगातार अपनी गायन की प्रतिभा को निखारता रहा था। जी बिल्कुल। तो नवोदय के जीवन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि आप जो 12वीं का टॉपर होता है, दुमका नवोदय का जो टॉपर कला संकाय का, तो कला संकाय के आप टॉपर भी रहे थे। टॉपर बनने के बाद क्या चुनौतियां होती है एक टॉपर को एक अलग दृष्टिकोण से जो उसके सहपाठी होते हैं या फिर जो समाज होता है वो देखने लगता है? आपसे क्या उम्मीदें बढ़ गई लोगों की? जी बिल्कुल। जब मैं नवोदय विद्यालय में 11वीं में आया था माइग्रेट होकर, तो उस समय से ही मेरे मन में यह जज्बा था कि मैं अपने विद्यालय में या अपने जो क्लास है उसमें फर्स्ट आऊँ, और उसी क्रम को बरकरार रखते हुए मुझे याद है कि जो सेकंड नंबर में लड़का था वो रामप्यारे सोरेन था, ठीक है। तो मैं उसको कभी भी 0.5 से आगे बढ़ने नहीं दिया, और जब 12वीं का रिजल्ट आया तो उसमें मुझे 91% अंक मिले थे। और जहाँ तक बात है चुनौती की, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। जब आप बढ़िया करते हैं तो लोग आपको बढ़िया पद प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं जब BHU आया तो कई BHU के बारे में आपसे हम आगे बात करेंगे। भैया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब उम्मीदें बढ़ जाती है, और हम दर्शकों को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आज तक जो दुमका नवोदय है उसमें कला संकाय में, मतलब 1986 से लेकर 2017 तक, जब तक मैं वहाँ था, इनका हाईएस्ट परसेंटेज है 91% कला संकाय में। ये रिकॉर्ड था, आज तक उसे किसी ने ब्रेक नहीं कर पाया है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बधाई भैया। थोड़ा अब आगे चलते हैं और BHU की जर्नी की ओर बात को बढ़ाते हैं। BHU के बारे में आपको कहाँ से जानकारी लगी थी, और BHU के लिए क्या आपने विशेष तैयारी की थी, या फिर ऐसे ही जैसे कि क्लास 12th का प्रिपरेशन होता है और उसके बाद बहुत सारे छात्र देते हैं और BHU आते हैं? कैसा रहा था आपका जर्नी? BHU के बारे में मैं नवोदय विद्यालय में ही अपने शिक्षकों से सुना था। कुछ शिक्षक यहाँ से B.Ed की शिक्षा प्राप्त किए थे, तो उनके संपर्क में रहते हुए मैंने BHU के बारे में जाना था। जब 12th की परीक्षा हो गई तो कुछ दिनों के लिए मैंने कुछ गाइड पढ़ी थी BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और उसमें मुझे सफलता मिली, और मुझे इतिहास, राजनीति शास्त्र और सामाजिक सोशियोलॉजी विषय के साथ मैंने 3 साल की BA की पढ़ाई की, और उसके बाद MA के लिए मैंने इतिहास विषय को चुना, और उसी से अभी आगे की पढ़ाई भी करनी है। BHU की तैयारी को लेकर जो विशेष तौर पर नवोदय के छात्र होते हैं उनमें काफ़ी रुचि होती है, और
मैं थोड़ा स्वार्थी होकर ये कहना चाहूँगा कि आप ही को देखकर मुझे भी लगा था कि मैं भी बीएचयू में आऊँ, और सौभाग्य से मेरा भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जो यहाँ पर मतलब बीएचयू आना चाहते हैं, वो किस तरह से तैयारी करें? जी, बीएचयू की जो महत्ता है लगातार बढ़ रही है। यह हमारे झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय विश्वविद्यालय है जी। और आज के समय में यह एक राष्ट्रीय छवि के साथ अपनी भूमिका को लगातार समाज में स्थापित भी कर रहा है। इसी वजह से बीएचयू को लेकर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और जो बच्चे या जो हमारे जो कनीज छात्र हैं या जो भाई लोग हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि बीएचयू की जो प्रवेश परीक्षा है वह लगातार कठिन भी होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की जो चाह है वो भी बढ़ रहा है। इस वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश करना पहले की अपेक्षा थोड़ी कठिन हुई है। इसलिए यहाँ आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और जुनून बनाना होगा। जुनून के बिना बीएचयू की प्रवेश परीक्षा की डगर को पार कर पाना मुश्किल है। बीएचयू का जो लाइफ होता है वो काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी रोमांचक होता है। ऐसा यहाँ पर 3 साल बिताने के बाद लग रहा है। और विशेष तौर पर अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी लाजवाब है। कैंपस लाइफ के बारे में, क्योंकि एकेडमिक लाइफ के बारे में जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो अवगत हो ही जाएंगे उन चीज़ों से। तो कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आपके अनुसार कैंपस में क्या अच्छी थी और कौन सी वो चीज़ें आपको बीएचयू में सबसे अच्छी लगी? दरअसल बनारस जो शहर है वह मस्ती मिजाज वाला शहर है। यहाँ आप तनाव लेकर नहीं जी सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पढ़ाई भी खुले मन से की जाती है और बीएचयू का जो कैंपस है इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ एक माहौल मिलेगा कि आप खुश भी रहें, पढ़ें भी और आगे बढ़ें भी। और जब मैं एमए में 2 वर्ष का हॉस्टल का छात्र रहा था तो वो मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल मुझे महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ से वीटी जाना हो या लंका जाना हो या क्लास जाना हो सब आसान था। और यहाँ सभी तरह के लड़के देश भर के एक कोने से दूसरे कोने के सभी का एक संगम हो गया था बीएचयू का हॉस्टल या बीएचयू का जो हमारा कैंपस है। इसमें मिली-जुली संस्कृति आपको देखने को मिल सकती है। सुधीर भैया, ये थोड़ा शरारत भरा सवाल है, लेकिन युवाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा, जब आप नवोदय में थे या फिर नवोदय लाइफ के बाद जब आप बीएचयू आए तो आपको कोई ऐसी लड़की दिखी जो आपको लगे कि ये लड़की मेरे जीवन में आ सकती है और इसको मैं अपने हमसफ़र के रूप में अपना सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में ज़रूरी है, उसी तरह से एक हमसफ़र का होना शायद ज़रूरी है, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। तो बताइए आपके अपने बारे में। इंसान प्रेम का भूखा होता है उसे भोजन के साथ साथ प्रेम भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो संयोग से मेरी भी प्रेमिका बनी, वो साथ है और आगे का बता नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक आपने सुधीर भैया के शुरुआती जीवन से लेकर ग्रेजुएशन तक जो उनका जर्नी रहा है उसके बारे में आपने जान ली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो एक बड़ी उपलब्धि जिसे मैं मानता हूं और सभी को मानना चाहिए, इन्होंने इस साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ क्वालिफाई किया है। देश में बहुत कम लोग होते हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी और किस तरह से जो ग्रेजुएशन के बाद जो छात्र एमए करते हैं उनको क्या करना चाहिए जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? मेरा मानना है कि अगर आप एमए कर रहे हैं तो नेट या जेआरएफ की जो उपाधि है या आपके दरवाजे पर आई हुई एक ऐसी उपाधि है जिसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब मैं एमए का द्वितीय वर्ष का छात्र था उसी समय मुझे नेट जेआरएफ के बारे में पता चला और मैं उस समय से परीक्षाएं देता रहा हूं। पिछले 2 बार मेरा चयन नेट के लिए हुआ, लेकिन इस बार जेआरएफ के लिए चुना जाना मेरे लिए हर्ष की बात है। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आप भी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पहले इसके संबंध में सारी जानकारियाँ हासिल करें और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
जी बिल्कुल। तो नेट जीआरएफ के संबंध में मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसे आप इस बेल आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीआरएफ तक का सफ़र आपका पूरा हो गया है, आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपका खुद को किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको अब पीएचडी भी करनी है। जीआरएफ हासिल करने के बाद मेरा अगला लक्ष्य किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की इच्छा है और उसी क्रम में मैं बीएचयू आया हुआ हूँ और उम्मीद है बीएचयू मुझे एक शोध छात्र के रूप में अपना लेगा। इसके पश्चात मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ और एक पापा का भी सपना है कि मैं अधिकारी बनूँ, तो संभव है भविष्य में उस और भी मैं देखूँ और उसे भी हासिल करूँ। जी बिल्कुल। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि उन छात्रों के लिए जो नवोदय से हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको जो विशेष तौर पर नवोदय के छात्र हैं वो काफ़ी प्रेरणा के रूप में देखते हैं। अंत में उन्हें क्या कहेंगे आप? उन सबों के लिए मेरा एक ही संदेश होगा कि आप भी मेहनत करें। प्रतियोगिता कठिन होती जा रही है जी। इस बाज़ार में आप अपने आप को कितनी मजबूती के साथ और कितनी तैयारी के साथ रखते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। और समय के साथ अपने आप को विचलित होने से बचाएं और सही मार्ग को चुनकर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। तो ये थे सुधीर भैया, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपनी जीवन की जो इनकी कहानी रही है उसके बारे में आपसे विस्तार पूर्वक बात की। सुधीर भैया बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।